हावी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। होपफुली प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी होंगी आपको, तो धीरे धीरे कनेक्ट बन रहा है चैप्टर के साथ। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, कीप योर मोटिवेशंस अप। जितना टाइम मिलता है इसको पॉजिटिवली लीजिए। 12th के कोर्स अगर आप साथ साथ खत्म कर पा रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप 11th का एक एक चैप्टर यहाँ पे उठा के रिवाइज करना शुरू कीजिए, ताकि एंड वाले टाइम हो सकता है थोड़ा सा बियॉन्ड खींचे, तो उस टाइम पे हमें हमारी 11th की रिवीजन अब जल्दी से जल्दी हो पाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 6 प्रॉपर्टीज थी। 7th प्रॉपर्टी थोड़ी सी बीच में आपको एज ए होमवर्क दी थी मैंने आपको। उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट को तोड़ना सिखाया था कि मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि एडिशन जो है एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं होती। सही है। अब अगर एडिशन एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं होती यहाँ पे, तो कैसे फिर एडिशन होती है? थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताया था a प्लस a1, b प्लस b1, c प्लस c1, बाकी सिंगल एलिमेंट्स थे, तो हमने इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक किया था। उसको यूज करके मैंने आपको कहा था कि बताइए ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये कितने डिटर्मिनेंट में हमारा यहाँ पे टूटेगा। सही है। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं भाई, इसको हर बार दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं एज सच कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं a b c d e f g h i प्लस और दूसरा डिटर्मिनेंट यहां से अलग अलग तोड़ देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको कहा था। तोड़ा भी किसी ने सही, किसी का आंसर 6 आया या किसी का आंसर 8 आया, वो 6 में टूटेगा या 8 में टूटेगा, ये तो आप बताओगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था ये। तो चलो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि ये टूटेगा कैसे हुई। फर्स्ट ये डिटर्मिनेंट है, 2 में ब्रेक करेगा। ये दो रोज बिल्कुल सेम रहेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि आप रो से तोड़ोगे डिटर्मिनेंट को, आप कॉलम से भी तोड़ सकते हो। ये दो रोज बिल्कुल सेम रहेगी। ये वाली रो से हम डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं, यहां से टूट जाएगा। तो a b c a1 b1 c1, बाकी रिमेन्स द सेम d प्लस d1 e प्लस e1 f प्लस f1 g प्लस d1 h plus h1 and I plus I1 and here also remains the same। अब इसका निकाल लीजिए कि ये कितने डिटर्मिनेंट्स में टूटेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, क्योंकि सिमेट्री है, ये भी उतने डिटर्मिनेंट में टूटेगा। सही है। तो एक डिटर्मिनेंट तो ये बना। फर्दर देखो, अब यहां से तोड़ोगे, दूसरा डिटर्मिनेंट वो बनेगा। वो जो सिंगल डिटर्मिनेंट है वो फर्दर दो डिटर्मिनेंट में टूटेगा यहां पे। सही है। तो ये जो जब d e f आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग दो डिटर्मिनेंट आएंगे एंड में, जो चाइल्ड नोड्स होंगे एंड में, g h i वाला और g1 h1 i1 वाला। सिमिलरली d1 e1 f1 के कोरस्पॉन्डिंग भी दो, g h i वाला, g1 h1 i1 वाला। बिल्कुल सही। यानी 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो ये डिटर्मिनेंट कितने हिस्सों में ब्रेक हुआ? 4। सिमिलरली ये डिटर्मिनेंट कितने हिस्सों में ब्रेक होगा? 4 में। तो टोटल ये डिटर्मिनेंट कितने हिस्सों में ब्रेक होगा? 8 डिटर्मिनेंट्स में से। नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ भी क्लियर। टोटल ये डिटर्मिनेंट 8 डिटर्मिनेंट्स में आपका ब्रेक होगा। नोट करिए इसको, फटाफट नोट डाउन कीजिए भाई। फिर आगे हम प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, और जनरली ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी। करिए अभी नोट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 8। अब सपोज करो एक पॉलिनोमियल है, उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अरेंज कर दिया। लेट्स सी कि जो डिटर्मिनेंट है, लेट्स सपोज जो डिटर्मिनेंट है, सपोज ये फंक्शन है किसका? x का। मान लो कि यहां पे आ गया x x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसे कुछ
यहाँ पे सॉरी वाई स्क्वायर, ये भी कुछ एक्स का ही फंक्शन आएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। सही है। अब ऐसे यहाँ पे कुछ x के एलिमेंट्स होंगे, साथ में कोई कांस्टेंट होगा जैसे x+1 और समथिंग। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन है, पॉलिनोमियल बनेगा, 100% पॉलिनोमियल बनेगा। अब अगर ये 100% पॉलिनोमियल बनेगा तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को a डाल दूं, if by putting x equal to a, मेरा अगर f of a की वैल्यू 0 आ जाए तो पॉलिनोमियल के केस में क्या था कि उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस ए होगा ही होगा। सही है, फैक्टराइजेशन थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो आप इसको नोट डाउन करके इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिखोगे कि इफ बाय पुटिंग x इक्वल टू a, if by putting x equal to a, the value of determinant vanishes if by putting x equal to a, the value of determinant vanishes, then x minus a is the factor of that determinant. X minus a is the factor of that determinant. तो ये हमारी बेसिक जो 7 प्रॉपर्टीज है वो हमने पढ़ी। 7 प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी आपकी रो और कॉलम मॉडिफिकेशन वाली, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बाकी जो जो प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस पे प्रॉब्लम्स टाइप्स आएगी, यहां पे अब आपको सॉल्विंग डिटरमिनेंट्स में काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफी। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज और इसको देखते हुए एनसीईआरटी को कवर कर लेना। एनसीईआरटी में जितने भी डिटरमिनेंट के चैप्टर में डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं, आज के लेक्चर के बाद सबसे पहले तो वो सॉल्व करना, सबसे पहले वो सॉल्व करना। वो सॉल्व हो जाए फिर उसके बाद ऑगमा में जो हमारा होम असाइनमेंट में डिटरमिनेंट वाला पार्ट है वो कर सकते हो, वो आप फिर सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो अब यहां पे हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स की, कि जो जो हमारे प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जो 3x3 ओपन करना सीखा है, तो उसको यूज करके हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज करते हैं डिटरमिनेंट्स की। उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखवाता हूं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वो आपका एक एक क्वेश्चन भी है और आपका वो हमारे एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको याद करना है। तो आप यहाँ पे हेडिंग दोगे सम स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स, सम स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स। सही है? कोई स्पीड कम ज्यादा बार बार कह रहा हूं अगर लगे वीडियो में तो एक तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना अपने YouTube के हिसाब से। बाकी कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। आई विल ट्राई टू इंप्रूव दैट इन द नेक्स्ट वीडियोस। सम स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स, सम स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स में से भी फर्स्ट डिटरमिनेंट है और इसको आपको प्रूव करना है। 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, 1x x square 1y y square 1z z square. The answer of this determinant is x minus y minus z into z minus x. X minus y minus z into z minus x. 1 1 1 x y z x square y square z square. You have to prove this determinant equal to x minus y minus z into z minus x. 2 मिनट आप लीजिए, 2 मिनट के अंदर कोशिश कीजिए इस रिजल्ट को प्रूव करने की कि ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट आपका कैसे है, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट आपका कैसे है। और आपको पता है कि डिटरमिनेंट और उसका ट्रांसपोज इक्वल है, तो ये डिटरमिनेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। ये भी आपका इसके बराबर ही होगा।
एज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज प्रॉपर्टी है, दोनों डिटर्मिनेंट इस चीज के इक्वल होंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। चलिए मैं आपको यहाँ पे ये प्रूव करके बताता हूँ कि ये कैसे है। अब देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वैसे तो ओपन करोगे राइट हैंड साइड को ओपन करोगे तो प्रूव इक्वल हो जाएगा, पर हम कोशिश क्या करेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटर्मिनेंट में जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और जो फैक्टर हमने निकालने हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, उसको हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। कॉमन कैसे भी, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में x माइनस वाई कॉमन आ जाए, यानी रो नंबर 1 के तीनों एलिमेंट्स में x माइनस वाई प्रेजेंट है, तो वो फैक्टर वहां से कॉमन आ जाएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी कि k की मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट k की मल्टीप्लिकेशन अलोंग दी कॉलम होगी या फिर अलोंग दी रो होगी। क्लियर भाई? देखो 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, यहां पे मैं फर्स्ट ऑपरेशन लगा रहा हूं, पहले मैं एक एक करके लगा रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा लगाना शुरू करूंगा। r1 goes to r1 minus r2, r1 goes to r1 minus r2। ऐसा करने से दो फायदे होंगे। जब आप r1 को r2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, प्रॉपर्टी याद है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, r2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, एक तो 1 माइनस 1 ये जीरो हो जाएगा, दूसरा यहां पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई, और यहां क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो 1 माइनस 1 जीरो, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है? 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। अब एक और जीरो बना सकते हो भाई, यहां पे क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? एक और जीरो बना सकते हो भाई, यहां पे क्या प्रॉपर्टी लगाओ? प्रॉपर्टी देखोगे, अब यहां पे भी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये y माइनस जेड हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे चेंज करो अब r2 में, r2 गोज टू r2 माइनस r3। अभी मैंने आपके सामने ये दो, पहले ये लगाई फिर ये लगाई, अगली बार मैं क्वेश्चंस में, अब देखो यहां पे चेंज किस में आ रहा है? r1 में। दूसरी प्रॉपर्टी कहां पे? r2, इसमें r1 का कोई रोल नहीं है, तो ये मैं डायरेक्ट दोनों एक साथ ही लगा सकता फॉर द शॉर्टकट, कि ताकि हमारा टाइम बचे। ये कितना बन गया? ये तो ऐसा है 0 x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाकी ये 1 माइनस 1 फिर से कितना हो गया 0 y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बाकी 1 z जेड स्क्वायर। सही। अब भाई इसमें आप ये देखो, यहां पे फर्स्ट रो के अंदर ये तो जीरो ही है, यहां तो सारे फैक्टर है, जीरो मल्टीप्लाई जो मर्जी लिख दो, x माइनस वाई लिखो, y माइनस जेड लिखो, z माइनस एक्स लिखो। x माइनस वाई यहां भी प्रेजेंट है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये है, तो x माइनस वाई यहां भी प्रेजेंट है, x माइनस वाई यहां तो है ही है क्योंकि है ही जीरो, जीरो इंटू एक्स माइनस वाई। तो रो नंबर 1 में से आप x माइनस वाई का फैक्टर कॉमन निकाल सकते हो। सिमिलरली रो नंबर 2 में से आप y माइनस जेड का फैक्टर कॉमन निकाल सकते हो। अगर ये दोनों फैक्टर आपने कॉमन निकाल लिए तो बाकी का डिटर्मिनेंट क्या बचेगा? बाहर लिख दो फैक्टर्स और बाकी का लिख दो डिटर्मिनेंट। बाहर लिख दो भाई फैक्टर्स और बाकी अब लिख दो डिटर्मिनेंट। यहां पे मैं फैक्टर लिख रहा हूं x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। ये क्या है भाई? यहां पे जीरो, यहां क्या बचा 1, यहां क्या आया भाई x प्लस वाई, यहां पे आने ही आना था, x माइनस वाई तो कॉमन आ गया, ये भी जीरो, यहां क्या बचा भाई 1, यहां क्या बचा y प्लस जेड, और ये 1 ये z स्क्वायर। इतने पार्ट को नोट डाउन करो। अब देखो क्या प्रूव करना था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, दूसरा z माइनस एक्स। सही है। अब इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट ओपन कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब दो जीरोस आ गई तो ओपन किसके अलोंग करेंगे भाई? ओपन करेंगे हम रो कॉलम नंबर 1 के अलोंग, क्योंकि यहां दो जीरोस आ गए। अब कॉलम नंबर 1 के अलोंग अगर ओपन करना है, यहां आपको पता है पॉजिटिव आता है, यहां नेगेटिव आता है, यहां पे क्या आता है पॉजिटिव, दो तो जीरो ही है। अब दो तो जीरो ही है भाई। अब अगर दो जीरोस है तो
यहाँ पे देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड तो एज सच, बाकी ओपन कर रहा हूं डिटर्मिनेंट को 1, अब ये क्रॉस हो गए, बाकी ये बचे 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये 1 इंटू क्या हो गया जेड, वाई और वाई कट गए, कितना बच गया जेड माइनस एक्स। तो ये रिजल्ट आपका पहला डिटर्मिनेंट प्रूव होके आ गया, फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्रूव हुआ। स्टेप्स कितने लगे भाई, फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप में कॉमन निकाला था, फोर्थ स्टेप में आंसर आ गया। टोटल 4 स्टेप्स इसमें लगे हैं। तो 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। इस चीज को भी आप नोट डाउन कीजिए, होपफुली समझ गए होगे। हाँ भी क्लियर है, नोट करो भाई फटाफट। फिर मैं सेकंड स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट के ऊपर आता हूं। सेकंड स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट के ऊपर हम यहां पे फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या प्रूफ करना है। सेकंड डिटर्मिनेंट के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड डिटर्मिनेंट, सेकंड देखो नाउ सेकंड स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट जो है वो है भाई आपके सामने डिटर्मिनेंट ऑफ 1x, पहले x स्क्वायर था अब x क्यूब है भाई, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब, 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई, y माइनस z इंटू z माइनस एक्स इंटू z माइनस एक्स इंटू x प्लस वाई प्लस z। अब यहां पे फर्क क्या आया, x स्क्वायर की जगह क्यूब, y स्क्वायर की जगह y क्यूब, z स्क्वायर की जगह z क्यूब। यहां पे क्या डिफरेंस आया, x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x और साथ में एक फैक्टर x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z। सही है कि नहीं, x प्लस y प्लस z। हाँ, इस डिटर्मिनेंट को भी बहुत सारे कह रहे हैं कि ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई 1x एक्स स्क्वायर, 1y y नॉट स्क्वायर, स्क्वायर तो करी है, क्यूब, 1z z क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों ना लिखें भाई, बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, पिछला डिटर्मिनेंट रो वाइज सॉल्व किया था, इस बार इसको सॉल्व करेंगे ताकि कॉलम वाइज भी सॉल्व करना आ जाए। हाँ, करने को ये करोगे तो रो वाइज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता चल रहा होगा पिछले डिटर्मिनेंट से लिंक करके कि ये वेक्टर कैसे कॉमन आए। कोशिश करो भी करने की, कोशिश करो अपने आप। ये दोनों इक्वल है क्योंकि ट्रांसपोज इक्वल है और ये इसका रिजल्ट है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोशिश करो, मैं यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व। लिखते हैं भाई, लिखो भी 1x, चलो कॉलम वाइज करते हैं। 1x एक्स क्यूब, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब। कॉलम वाइज करते हैं, दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा दो, दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा दो। देखो भाई C1 गोज टू C1 माइनस C2 पहला ऑपरेशन, 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, x माइनस वाई का फैक्टर बाहर कॉमन आएगा। अब C2 में कोई चेंज नहीं आया, C3 में भी कोई चेंज नहीं है क्योंकि चेंज किस में आया, C1 में। तो अगला मैं अलग से स्टेप लिखने के बजाय यहां पे लिख रहा हूं C2 गोज टू C2 माइनस C3 क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ये लिखते भाई C2 गोज टू C2 माइनस C1, फिर पंगा था। फिर क्या पंगा था भाई, पंगा ये था कि अब जो C1 लिखना था आपने यहां पे, वो जो ऊपर चेंज हो चुका है वो चेंज लिखना था, पर क्योंकि C3 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए यहां पे कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है। तो दो मैं एक साथ यहां पे लगा रहा हूं, देखो क्या क्या है, दो एक साथ। 1 ये हो गया 0, ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया y एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सही है भाई। अगला हो गया 0,
अगला हो गया y माइनस जेड, अगला हो गया वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, सही है भाई। फिर ये आ गया 1, ये आ गया z और ये आ गया z क्यूब। क्लियर है भाई? क्लियर हो इतना पार्ट? इतना डिटरमिनेंट सही है भाई। इसके बाद क्या क्या कॉमन आएगा भाई, क्या क्या कॉमन आएगा इतना नोट कर लो भाई, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, इतना नोट करो आप। इसके बाद क्या क्या कॉमन आएगा भाई, देखो इस डिटरमिनेंट तक पहुंच चुके हैं। अब यहां से क्या कॉमन भाई, x माइनस वाई का फैक्टर, यहां से क्या कॉमन भाई, y माइनस जेड का फैक्टर, निकाल लो कॉमन। x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और डिटरमिनेंट आएगा भाई 0 1। x माइनस वाई यहां से कॉमन, तो यहां क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहां पे क्या आया भाई, 0 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, सही है भाई। और तीसरा एज सच 1 जेड क्यूब, ये आपका बिल्कुल एज सच, सही है भाई। इस डिटरमिनेंट पे आ गए। अब दो फैक्टर तो आ ही गए, x माइनस वाई, इसको एंड में जोड़ देंगे साथ में y माइनस जेड, यानी ये डिटरमिनेंट अब किसके बराबर प्रूव होना चाहिए भाई, z माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? अब कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, और आपने कुछ यहाँ पे करना है तो इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, फिर हमारा आंसर शायद इजिली आ जाएगा। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें आप, 0 माइनस 0, फिर यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वो तो अपने आप ही हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है भाई, वो तो अपने आप होना ही है। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव, अब दो रो नंबर 1 में 2 जीरोस है, इसके अलावा ओपन कर देते हैं भाई, पहले दो तो 0 ही है। अब वो हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई एक्स, सही है भाई। क्या क्या कैंसिल हुआ अभी, वाई स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, इन दोनों को कंबाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो। तो जब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंबाइन किया तो यहां क्या लिखोगे, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, सही है। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हो भाई, प्लस ऑफ एक्स कॉमन ले सकते हो, यहां क्या बचा भाई, जेड माइनस एक्स, सही। अब क्लियरली दिख रहा होगा भाई आंसर, यानी क्या आंसर आया भाई। अब इन दोनों में से भी जेड माइनस एक्स कॉमन, इन दोनों में से जेड माइनस एक्स कॉमन, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस इज जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, कोई गड़बड़ हुई है लगता है भाई, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे गड़बड़ हुई है भाई, यहां क्या आएगा, जेड इंटू वाई, जेड इंटू वाई, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा, चेंज रिफ्लेक्ट करते हैं भाई, यहाँ पे ये आएगा भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, z इंटू वाई। अब यहां से जो कॉमन आएगा, कॉमन विल बी y, नाउ दिस विल बी z माइनस एक्स। क्लियर? कैलकुलेशन है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया भाई, ये z माइनस एक्स कॉमन, और साथ में क्या आया, ये तो कॉमन गया, z प्लस एक्स, z प्लस एक्स प्लस वाई। अब दो फैक्टर ये पड़े थे, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, तो साथ में है ही है, मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई। स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट नंबर 2, 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब, that is equal to x minus y, y minus z, z minus x into x plus y plus z into x plus y plus z। हाँ जी, नोट डाउन कीजिए भाई। तीसरे डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं, थर्ड डिटर्मिनेंट की तरफ, स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड डिटर्मिनेंट स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं भाई। थर्ड
डिटर्मिनेंट राइट डाउन। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जो कि डिटर्मिनेंट में काफी यूज आएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक की है भाई। इस थर्ड डिटर्मिनेंट में कायदे को कराने में दूसरे वे से भी करा सकता था, पर मैंने ये ट्रिक सिखानी है आपको। थर्ड डिटर्मिनेंट क्या है भाई? एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। पैटर्न समझ चुके होंगे। एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, पैटर्न समझ चुके होंगे। सही है। एक तो ये डिटर्मिनेंट है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले ट्रिक समझते हैं। वैसे इसका आंसर बता देता हूं। आंसर है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू लास्ट क्वेश्चन में क्या था? x प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सही है। ट्रिक लिखो। ट्रिक क्या है? यहां पे किस चीज की कमी है भाई? x की। यहां पे किस चीज की कमी है भाई? y की। यहां पे किस चीज की कमी है भाई? z की। क्लियर? कई बार ऐसा करना पड़ेगा कि किसी चीज को रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कॉलम से कॉमन निकालना पड़ेगा। कैसे? देखिए, मैं क्या करता हूं कि यहां पे x आ जाए, यहां पे y आ जाए और यहां पे z आए। डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा भाई। मतलब कहने का मतलब देखिए भाई, मैं क्या करता हूं यहां पे अपनी मर्जी से, जैसे किसी में एबीसी टाइप होगा तो एबीसी बाय एबीसी करेंगे। क्या करेंगे? देखो, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देता हूं। सही है भाई। एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड से डिवाइड, डिटर्मिनेंट के बाहर एक बार आपको सिखाने के लिए। एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब ट्रिक क्या है? देखो, मैं इस x को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो में, क्योंकि वहां x ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहां एक्स वाई जेड हो जाएगा। इस y को मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे सेकंड में, और इस z को मैं मल्टीप्लाई करूंगा थर्ड में। बाकी जो एक्स वाई जेड है, 1 बाई एक्स वाई जेड, वो एज सच पड़ा है। सही है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बना भाई? 1 बाई एक्स वाई जेड, एक्स की जगह पे क्या हो गया भाई? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड एक्स वाई जेड। सही है भाई? समझ में आया? क्लियर? अब देखो, जिस जिस चीज की कमी थी वो यहां पे पूरी हो गई। एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। अब कॉलम नंबर 3 से एक्स वाई जेड में बाहर कॉमन निकालता हूं। अगर कॉलम नंबर 3 से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लिया तो क्या आया भाई? एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड तो प्रेजेंट पहले से ही है नीचे। अंदर क्या बचा? एक्स क्यूब वाई क्यूब 1, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। ये बचा। अब ये एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड तो कैंसिल ही हो गया। यानी इस डिटर्मिनेंट को मैंने किसके बराबर प्रूव कर दिया भाई? इसके बराबर प्रूव कर दिया। ये डिटर्मिनेंट क्या है भाई हमारे पास? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपस में इक्वल है। सही है भाई? अगर मोर आप और ज्यादा सही लिखना चाह रहे हो कि और ज्यादा आप सही लिखो, तो आप इस डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो भाई, जब इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, यहां क्या आएगा? 1 1 1, यहां एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा। अब यहां पे 1 1 1 आएगा, इसको फिर से इंटरचेंज कर देना इसके साथ,
फिर से नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि बताया था कि रोज को इंटरचेंज करने पे एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगी बट नेगेटिव साइन का इंट्रोडक्शन होगा। सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है भाई एक एक करके। तो दो बार ये यूज किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इस डिटरमिनेंट को आप लिखोगे 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। लिख दिया 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब। क्लियर है? यानी इसके ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट आपस में आपके इक्वल है। सही है? और इक्वल है तो इसका रिजल्ट क्या है भाई? रिजल्ट भी लिख लीजिए। रिजल्ट है भाई x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तीन फैक्टर वही है और चौथा फैक्टर है साथ में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हम इस डिटरमिनेंट से इसको कैलकुलेट करेंगे भाई। आप 2 मिनट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको समझिए और साथ में आप इस चीज को जिन्होंने कर लिया नोट डाउन और समझ लिया इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए। x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। करिए भाई, करिए प्रूफ भाई फटाफट। मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा वहां से 1 x स्क्वायर x क्यूब 1 y स्क्वायर y क्यूब 1 z स्क्वायर z क्यूब। वहां से मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को। थर्ड स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट पे, थर्ड स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट। देखो 1 x स्क्वायर x क्यूब 1 y स्क्वायर y क्यूब 1 z स्क्वायर z क्यूब। दो तो सेम ही लगानी है, रो वाइज कॉलम वाइज जैसे ऑपरेशन करना चाहो करो। दो लगाता हूं यहाँ पे r1 गोज टू r1 माइनस r2 एंड r2 गोज टू r2 माइनस r3। अब आप समझने लग गए धीरे धीरे करके। अब डायरेक्टली ये क्या आएगा भाई? देखो क्या क्या आएगा भाई? 1 नहीं, यहाँ तो 0 0 1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये z स्क्वायर ही रह गया, x क्यूब माइनस y क्यूब y क्यूब माइनस z क्यूब और ये आपका z क्यूब है। दो फैक्टर तो कॉमन ही आ गए, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। यहां से दो फैक्टर कॉमन निकाल लेना, x माइनस वाई का, यहां से y माइनस जेड का, और बाकी के लिए z माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के लिए इस डिटरमिनेंट को चाहे आप ओपन कर देना, चाहे आप ओपन कर देना, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा भाई। डायरेक्टली आपके पास वहां पे आंसर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद करोगे भाई। इसके बाद चाहे आप अभी कर लो, 2 मिनट ले लीजिए, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहीं पे पॉज करके क्वेश्चन करो। मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे करना है। उसके बाद मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट नंबर 4, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट नंबर 4। देखो डिटरमिनेंट क्या है? साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी ए सी बी ए बी सी बी ए। सही है भाई? दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस टाइम्स 3abc। इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन आपको आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फर्दर फैक्टराइजेशन क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को क्या लिखते थे, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा की फॉर्म में क्या लिखते थे भाई, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इनटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ऐसे भी आपको याद होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाया था। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई आपको लगाना है लगाओ, कोई फैक्टर प्रॉपर्टी या कुछ नहीं, या डायरेक्टली ओपन कर दो, रो नंबर 1 से ओपन कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब डायरेक्टली ओपन शुरू करते हैं भाई, a टाइम्स क्या आएगा भाई, a टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ c a b a माइनस ऑफ abc bca c सॉरी साइक्लिक ऑर्डर है, abc bca cab abc bca cab abc bca cab, नोट कर लेना भाई यहां पे, ये क्या आ गया c a a b माइनस b के साथ इसका डायरेक्ट साथ में b c a b, और यहां पे प्लस c के साथ क्या आएगा भाई, प्लस c के साथ b c c a, सही है। यहां पे क्या आएगा बी सी इंटू ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस माइनस प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब, सही है भाई। नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, इतना आप नोट डाउन करोगे इस बार, आसान ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिंपल ही ओपन कर दिया, कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया भाई। बट आप याद रखोगे ए बी सी ए सी ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस टाइम्स 3 ए बी सी। देखो भाई इसमें एक चीज और क्या नोट डाउन करने वाली है भाई, अगर आप इसको ये लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो आप यहां पे ये नोट डाउन करोगे कि दिस वैल्यू, साथ में क्या है माइनस साइन, दिस ओवरऑल वैल्यू is less than 0 if A, B, C are distinct positive real numbers. If A, B, C are distinct positive real numbers, तो ये माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, आपकी ये जो वैल्यू है ये आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि इस केस में a प्लस बी प्लस सी तो भाई पॉजिटिव ही होगा क्योंकि तीनों पॉजिटिव है और बाकी होल स्क्वायर्स हैं, तो उसने पॉजिटिव आपका होना ही होना है। नोट डाउन कीजिए भाई, ये 4 डिटर्मिनेंट आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ने थे, तो चारों डिटर्मिनेंट की वैल्यू को याद कीजिए भाई। पहला x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, अगला साथ में डिटर्मिनेंट नोट डाउन करते हैं कौन कौन से थे, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगला x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, उससे अगला माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3 ए बी सी। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बाद 4 स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स, इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स की और प्रैक्टिस को आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए भाई लिखिए पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस सी सी बी सी प्लस ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4abc। सोचिए 4 स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स जो याद रखने हैं वो करा चुका हूं, उसको कराने के बाद उसकी प्रैक्टिस के बेसिस के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम मैंने दिया। फर्स्ट प्रॉब्लम सोचिए
थोड़ा सा आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लिया करो ताकि आप 2-4 मिनट खुद इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सको, फिर सॉल्यूशन आगे देखा करो। इफ यू आर नॉट एबल टू डू, सॉल्यूशन भी देख लीजिए कहीं जरूर, क्योंकि मेथड्स डिफरेंट है, मेथड डिफरेंट है, तो कई बार हो सकता है कि अब देखो भी 2 वे क्लास तो ये है नहीं, कि हो सकता है कई बार मैं जनरली क्या करता था क्लास में, आपको पता ही है कि आप लोगों से भी सॉल्यूशन सुनता था, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कई बार आप लोगों का मेथड बेटर निकलता था, कई बार मेरा मेथड बेटर निकलता था। बट अब ये 1 वे क्लास होने की वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल मेथड यहाँ पे दे पाऊं, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल मेथड। हाँ जी, देखिए क्या करेंगे इसमें। अब देखो, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, और तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो 0 बनाने के लिए आप ये देखो यहाँ पे कि कॉलम नंबर 1 में, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 में जो पहला एलिमेंट है A11 वो B प्लस C है, और रो 2 और रो 3 में ये एलिमेंट C और B है। अगर इन दोनों को ऐड करके इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये 0 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब ये 0 बनेगा, इसके बाद दूसरे के ऊपर इफेक्ट देखो क्या आएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, C प्लस 2 है, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो C हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, -2 है। ये क्या बनेगा, 2a प्लस b यहां से कैंसिल, बचेगा -2a। यहां 0 आएगा, यहां -2a आएगा, और यहां भी -2a आएगा। एक काम अच्छा हो गया भाई, -2a की वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। चलो पहला लगाते हैं भाई, कॉलम नंबर 1 गोज टू कॉलम नंबर 1 माइनस ऑफ कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 3। एक तरीके से दो ऑपरेशन मैंने इकट्ठे लगा दिए। क्या किया, पहले कॉलम नंबर 1 में से C1 माइनस C2 किया, फिर कॉलम नंबर 1 में से C1 माइनस C3 कर दिया रिक्वायर्ड में से। हाँ, कोई डिफरेंस यहाँ आने वाला नहीं है, क्योंकि कल आपको बताया था कि मैंने इस तरह के ऑपरेशन भी आप लगा सकते हो, Ci प्लस अल्फा टाइम्स Ca प्लस बीटा टाइम्स Ck। इस तरह के ऑपरेशन रो वाले भी बताए थे कि Ri गोज टू Ri प्लस अल्फा टाइम्स Rj प्लस बीटा टाइम्स Rk। सही है भाई, क्लियर? देखो भाई, अब ये ऑपरेशन जब हम लगाएंगे यहाँ पे, देखो ये ऑपरेशन जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ -2a, यहाँ भी -2a, यहाँ क्या रहेगा सेम c प्लस a b a एंड a प्लस b, यही बना। अब कॉमन निकालो भाई, यहाँ पे कॉमन निकाला, -2a बाहर, -2a बाहर, बचा क्या, -2a बाहर बचा क्या, 0 1 1 0 1 1। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, c प्लस a एंड a, c प्लस a एंड a। उसके बाद क्या बचा भाई यहाँ पे, b a एंड a प्लस b, b a एंड a प्लस b। ये बचा भाई, ये डिटरमिनेंट आया। ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं, मेरे को लिखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अब देखो, अब फैक्टर है b और c, प्रूफ किसके बराबर करना था, 4abc के, तो फैक्टर है b और c। अब हो सकता है आप डायरेक्ट ओपन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डायरेक्ट ओपन क्यों करना है यार? अगर हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें तो एक 0 और क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बना के फिर जो भी है निकालते जाओ। अब इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस ऑफ रो 3, R2 गोज टू R2 माइनस R3, कितना हो गया ये 0, C B, ये कितना है 0, C प्लस a माइनस a means C, that will become a minus b, it will become minus b, it will become minus b, and this will be 1a and a plus b। क्लियर है? हाँ जी क्लियर। हाँ भी, साथ में जो -2a था वो तो था ही था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस डिटरमिनेंट को आप ओपन कर दो, किस रो के या किस कॉलम के लॉन्ग करोगे भाई, कॉलम नंबर 1 के लॉन्ग। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दो तो 0 ही है, -2a पहले पड़ा हुआ है, तो ये आ गया -2a मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ओपन करो भाई 1 मल्टीप्लाइड बाय -bc,
तो माइनस बी सी ऑफ माइनस बी सी विल बी माइनस टू बी सी, माइनस टू बी सी, और माइनस टू पहले था, माइनस टू बी सी ये पड़ा है, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया भाई आपका 4 टाइम्स ए बी सी। ये आपको प्रूव करना था, नोट डाउन कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ इसके बाद में बढ़ेंगे। नोट डाउन करो इसको सबसे पहले, फटाफट फटाफट आप नोट डाउन करो, फटाफट फटाफट नोट डाउन करो। कर लिया भाई नोट डाउन? चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड प्रॉब्लम डिटरमिनेंट में प्रूफ करना है भाई आपने फिर से b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, फिर यहां पे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और यहां पे a b c। प्रूफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, माइनस ऑफ 3abc। अब ये देखो दो तरीके मेरे यहां पे दिमाग में आ रहे हो, आप 2 मिनट के लिए सोच के देखो कौन कौन से तरीके यहां पे हम अपना सकते हैं, कोशिश करके देखो। एक तरीका तो मेरे पास ये आ रहा है कि मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू पड़ी हुई है। कौन सा डिटरमिनेंट था भाई? abc bca cab, ये डिटरमिनेंट था, बट वो नेगेटिव साइन था। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू से अगर आपको याद कराऊं तो abc bca cab, इसकी वैल्यू क्या थी? नेगेटिव ऑफ दिस। अगर ये दो रोज कहीं पे इंटरचेंज हो जाए, यानी ये बन जाए abc cab bc, तो इस डिटरमिनेंट का नेगेटिव हो जाएगा, और उसका नेगेटिव क्या है? या तो इस डिटरमिनेंट को किसी तरीके से इसमें कन्वर्ट कर लो, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा भाई, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप कॉलम नंबर 1 से एक एक करके तोड़ो। एडिशन प्रॉपर्टी जो हमारी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी थी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी थी। जब आप यहां से ब्रेक करोगे, देखो एक डिटरमिनेंट आएगा सी ए बी सी, यहां आएगा बी सी ए, सही है, दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर यहां से ब्रेक करना पड़ेगा, दो और में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो डिटरमिनेंट है 3, उसमें ना ऐसे बनेगा, देखो बी सी ए, फिर ये बी सी ए एंड ए बी सी, दो रोज आइडेंटिकल बनेगी। जब दो रोज आइडेंटिकल बनेगी तो वो जीरो हो जाएंगे अपने आप। वो मेथड आप करके देखिए, वो मेथड आप करके देखिए। दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा मेथड देखो, यहां पे b प्लस सी है, यहां पे a है, यहां पे c प्लस a है, यहां पे b है, यहां पे a प्लस b है, और यहां पे c है। यानी दो की एडिशन है, और तीसरे की जो कमी है वो कॉलम नंबर 3 में पड़ा होगा। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में एक फैक्टर आपका a प्लस बी प्लस सी होता ही है, सही है कि नहीं? तो अगर आप इस कॉलम को इसमें जोड़ दोगे, यानी अगर मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, c1 गोज टू c1 प्लस c3, c1 गोज टू c1 प्लस c3, अगर हम ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो यहां पे क्या आता है? देखो a प्लस बी प्लस सी, यहां भी क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी, यहां भी क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी, सही है? क्लियर? और एक ऑपरेशन साथ में और लगा दो, C2 और C3 में तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो ये भी साथ में लिख देता हूं ताकि अगला डिटरमिनेंट ना लिखना पड़े। एक ऑपरेशन यहां लगा देता हूं, C2 गोज टू C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। A प्लस बी माइनस ए विल रिमेन बी, B प्लस सी माइनस बी विल रिमेन सी, C प्लस ए माइनस सी विल रिमेन ए ओनली, और यहां क्या बचेगा भाई? A B C। क्लियर? तो यहां से अब देखो, यहां से ये कॉलम नंबर 1 से ये तो कॉमन ही आ गया, कॉलम नंबर 1 से
ये कॉलम नंबर 1 से a प्लस बी प्लस सी भाई कॉमन आ गया, बाकी का क्या बचा भाई, बाकी का क्या बचा, यहाँ क्या है 1 1 एंड 1, ये तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा बी सी ए एंड ए बी सी। अब 3 1 आ चुके हैं, 3 1 में से 2 0 बनाने की मुश्किल नहीं है भाई, पीछे वाला इरेज कर रहा हूं। 3 1 आ चुके हैं, इसमें से कोई 2 0 बनाना भी मुश्किल नहीं है। तो अब 0 बनाना भी अगर मुश्किल नहीं है तो ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं भाई। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, और दूसरा भी साथ में लगा देता हूं क्योंकि रो 2 रो 3 चेंज नहीं हुए, r2 गोज टू r2 माइनस r3। सही है भाई, चेंज सिर्फ क्या होगा r1, तो यहाँ r1 नहीं आना चाहिए था, बाकी जो मर्जी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ क्या आएगा भाई 0 b माइनस सी, और यहाँ क्या आया a माइनस बी, और क्या आया भाई साथ में देखो भाई 0 c माइनस ए b माइनस सी, और क्या है 1 a c, और साथ में a प्लस बी प्लस सी का फैक्टर तो है ही। क्लियर है भाई, अब तो बहुत आसान है भाई, अब आप कर सकते हो। अब आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 के साथ क्या होगा भाई b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ c माइनस ए इंटू a माइनस बी। सिंपल एक्सपेंशन करोगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी जो था ही, उसके साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसको ओपन कर देना भाई जो भी मिलेगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये जो रिजल्ट है आपके पास ये है ही क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3a b c, माइनस ऑफ 3a b c, ये आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। लिखिए भाई इस प्रॉब्लम को, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम लिखिए भाई इसको, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं भाई। थर्ड प्रॉब्लम क्या है भाई मेरे पास, राइट डाउन द थर्ड प्रॉब्लम। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। राइट डाउन दिस थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी 2a and 2a 2b b minus c minus a 2b 2c 2c and c minus a minus b. Prove this equal to a plus b plus c whole cube. a plus b plus c whole cube. करिए भाई प्रूफ फटाफट। अब देखो भाई, लेना चाहोगे 2 मिनट ले लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, नो प्रॉब्लम। किसी भी तरीके से a प्लस बी प्लस सी के फैक्टर को कॉमन निकालना है, किसी भी तरीके से a प्लस बी प्लस सी के फैक्टर को कॉमन निकालना है, जैसे मर्जी करके निकालिए, जैसे मर्जी करके निकालिए। देखो भाई ये भी ऑपरेशन काफी काम का ऑपरेशन है जो मैं अब यहां पे लगाऊंगा। r1 में चेंज करूंगा भाई, r1 गोज टू r1 प्लस ऑफ r2 प्लस ऑफ r3, r1 गोज टू r2 प्लस r3, ब्रैकेट की तो जरूरत ही नहीं है, 1 1 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो देखो भाई यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, एक माइनस बी और एक c कट गया, यहाँ क्या बचा a प्लस बी प्लस सी। डिटर्मिनेंट देखो भाई क्या कन्वर्ट होके आएगा। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद r1 के तीनों एलिमेंट्स आपके a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बन जाएंगे, बाकी रिमेन्स द सेम, 2b b माइनस सी माइनस a
2b 2c 2c एंड c माइनस a माइनस b। नोट डाउन कर लो भी साथ साथ इसको। थोड़ा सा बड़ा डिटर्मिनेंट है, इस वजह से इरेज करना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c एंड c माइनस a माइनस b। अब देखो इस R1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर दे, तो यही मैं चेंज कर देता हूं। R1 में से मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर दिया, यहां कर दिया 1 1 और 1 और प्रीवियस वाला इरेज कर देते हैं। 1 1 और 1 सही है। अब 1 1 को तो जीरो बनाना टफ है ही नहीं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फायदा देखते हैं क्या होगा, करने का क्या फायदा। 2b में से सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां आएगा b, यहां भी a प्लस बी प्लस सी क्रिएट हो जाएगा, यहां पे जीरो हो जाएगा बिल्कुल। चलो पहला ऑपरेशन लगाते हैं, c1 गोज टू c1 माइनस ऑफ c2, c1 गोज टू c1 माइनस ऑफ c2। तो c1 गोज टू c1 माइनस ऑफ c2 लगाया, ये हो गया जीरो। ये 2b माइनस b माइनस ऑफ माइनस c एंड माइनस ऑफ माइनस a विल बिकम a प्लस b प्लस c, और ये भी क्या हो गया भाई जीरो। बाकी है सच 1 b माइनस c माइनस a। अब अगर इसमें से भी इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दे भाई, इसको भी अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो जीरो और भी क्रिएट हो जाएंगे। वैसे अगर करना चाहे एक ऑपरेशन ये भी लगा दो भाई, c2 गोज टू c2 माइनस c3, यहां पे भी जीरो। अब क्या बचा भाई, b माइनस c माइनस a माइनस 2b, यानी माइनस ऑफ b माइनस ऑफ c माइनस ऑफ a। यहां क्या बचेगा, 2c माइनस c विल बी 2c माइनस c विल बी c माइनस ऑफ a दैट इज प्लस a प्लस b। सही है भाई। यहां क्या आया 1, ये क्या बना 2b और ये क्या बना c माइनस a माइनस b। अब तो ये एक्सपेंड करना ही आसान है, रो नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंशन अलोंग दी रो नंबर 1। हाँ भाई ये एक a प्लस बी प्लस सी का फैक्टर इस डिटरमिनेंट में पहले से इसके साथ में है, वो एंड में रख देंगे। a प्लस बी प्लस सी, इसको चाहे आप साइड में लिख लो, a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख लो। अब एक तो वो फैक्टर जो पहले पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी, बाकी एक्सपेंशन आपकी रो नंबर इसके अलोंग। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बना भाई, क्लियर है। देखो भाई अब ये 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, दिस इनटू दिस माइनस 0 इनटू दिस, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस सी, ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो कंबाइन करके क्या बन गया भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओगे। हाँ भाई इसको नोट डाउन कर लो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अभी फिर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है, सबसे पहले ये लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1, यहां पे है ab, यहां पे है ac, यहां पे है आपका a के साथ a है, सिमेट्री बनानी है भाई, a के साथ a है, ये b और c दोनों में है, तो यहां आएगा आपका b ab एंड bc, और यहां पे आएगा भी आपका ac एंड bc। इसको आपको इक्वल टू प्रूव करना है भाई, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। करोगे कैलकुलेट। देखो भाई किस तरीके से इस चीज को हम प्रूव करेंगे, हाउ वी विल प्रूव दिस थिंग, हाउ वी विल प्रूव दिस थिंग। किसी तरीके से ये चीज कॉमन आनी चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे a कॉमन आ सकता था, अगर यहाँ पे होता तो
यहाँ से बी कॉमन आ सकता था अगर यहाँ पे होता, सी कॉमन आ सकता था अगर यहाँ पे होता। तो उस टाइप से कुछ सोचने की कोशिश करिए भाई। मैं आपको हिंट दिया था, मैंने कहा था कि मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। ट्रिक सिखाऊंगा, कौन से में सिखाई थी भाई? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई वाई में, जिसका आंसर था एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। उस पे मैंने आपको सिखाई थी। तो देखिए जरा फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ, 2 मिनट लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। उस ट्रिक को सोचिए कि मैं बाहर एबीसी को मल्टीप्लाई करूंगा, एबीसी को डिवाइड करूंगा, पर जैसे मैं एबीसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो मेरा यहाँ पे किस तरीके से ये वाला जो फैक्टर है वो कॉमन आएगा, किस तरीके से ये वाला फैक्टर मेरा यहाँ पे कॉमन निकल के आएगा। देखिए, देखो लेने अभी 2 मिनट या बड़े आगे है भाई? बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ फटाफट। चलो मैं करके बताता हूं। एबीसी से करो मल्टीप्लाई, एबीसी से करो डिवाइड, ये ट्रिक सीखी थी। कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक एक रो से कॉमन ले लेंगे, या रो से मल्टीप्लाई करके कॉलम से कॉलम ले लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है भाई, दोबारा सीख लो, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या आया भाई? अभी तक तो सिंपल डिटरमिनेंट में वही लिख देता हूं जो हमारे पास है, ए बी ए सी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस 1, सेम ही लिख देता हूं भाई मैं। यहाँ पे मैंने कोई चेंज आपके पास नहीं किया। अब देखो, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है कि मैं ए को या तो रो में मल्टीप्लाई करूं या इस कॉलम में मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं रो में मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, और यहां बनेगा ए स्क्वायर सी। फिर मैं अगर ए यहां से कॉमन लेता हूं, यहां बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहां बचेगा बी और यहां बचेगा सी। आपको ए बी की टर्म नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए और सी स्क्वायर चाहिए। सही है भाई कि नहीं? तो एक एक करके देखते हैं भाई, पहले एक एक करके देखते हैं, फिर कॉमन भी लेके देख लेंगे। अगर ये मेथड ना काम किया तो दूसरा अप्लाई करते हैं। मैं क्या करता हूं, ए को मल्टीप्लाई करता हूं पहले यहां पे भी, कॉलम नंबर 1 में, बी को कॉलम नंबर 2 में, सी को कॉलम नंबर 3 में। देखिए क्या बनता है। जो ये 1 डिवाइडेड बाय एबीसी बचेगा, ये तो बचेगा ही है सच, ये वाला। यहां पे क्या आएगा भाई? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। सही है भाई? सेकेंड में क्या बना? ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी एंड बी स्क्वायर सी। सही है, बी मल्टीप्लाई किया ना। थर्ड में क्या बनेगा? ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी क्यूब प्लस सी एंड सी क्यूब प्लस सी। ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब देखो, ए मल्टीप्लाई किया कॉलम में, बी मल्टीप्लाई किया कॉलम 2 में, सी मल्टीप्लाई किया कॉलम 3 में। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है भाई। अब ए को कॉमन लेंगे रो से, यहां से, बी को कॉमन लेंगे यहां से, और सी को कॉमन लेंगे यहां से। तो तीनों एबीसी बाहर आ जाए। यानी ये क्या बनेगा भाई आपके अकॉर्डिंग? अब देखो भाई, ए कॉमन लिया यहां से, इस रो से, कॉलम में दिया था, कॉमन कहां से ले रहा हूं? रो से। इसी चीज का ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बना भाई? बी स्क्वायर। आपको आंसर आता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? सारी टर्म्स इकट्ठी इकट्ठी रहेगी। यहां से बी कॉमन लिया भाई, ये क्या बना? ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा भाई? बी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बनेगा? सी स्क्वायर। यहां से सी कॉमन लिया भाई, ये क्या बना? ए स्क्वायर, यहां क्या बना भाई? बी स्क्वायर। सही है भाई? उसके बाद क्या बना भाई? सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई? हाँ भाई। अब जो बाहर एबीसी आया था और एक नीचे पड़ा था, तो ये दोनों आपस में कट हो गए, एबीसी और एबीसी, ये तो हो गई खत्म।
अब जो डिटर्मिनेंट वो दिया हुआ था उसको मैंने इस डिटर्मिनेंट के इक्वल टू प्रूव कर दिया। क्लियर भाई, क्लियर है, सही है भाई। एक ही स्टेप लगाया अभी तक, एबीसी बाय एबीसी, एबीसी की मल्टीप्लीकेशन कॉलम में एक तरीके से क्या किया, कॉलम्स को एबीसी से मल्टीप्लाई किया और रोज से एबीसी कॉमन निकाला। ये मेरी ट्रिक थी क्वेश्चन की। अब क्या करना था भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकालना है। अब अगर वो कॉमन निकालना है, यहां देखो भाई, अगर कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 ऐड कर दें तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तीनों एलिमेंट कॉलम नंबर 1 के सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए, और वो एलिमेंट वो हुए हैं जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर है। यानी आप इसके बाद ऑपरेशन लगाओगे, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 गोज टू C2 प्लस C3। इस ऑपरेशन को आप यहां पे लगाओगे। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बना भाई, देखो यहां पे, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि काफी लंबा डिटर्मिनेंट बनेगा, पहला बनेगा भाई ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तीनों सेम हो गए। बाकी देखो भाई, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर भाई। अब मैं ऑपरेशन यहीं पे लगाऊंगा इसी डिटर्मिनेंट के ऊपर। अब ये अगर तीनों सेम हो गए तो इसको तो निकालो भाई कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। सही है भाई। इसको कर दो यहां से इरेज, क्योंकि ये क्या हो गए सारे में 1 1 एंड 1। क्लियर भाई। अब इस डिटर्मिनेंट के ऊपर आप ऑपरेशन लगाओ, 3 1 आ गए। पहला लगाओ आप C1 गोज टू C1 माइनस सी, नहीं C1 तो फायदा नहीं है, अगर माइनस हो जाएगा, रो में लगाओ R1 गोज टू R1 माइनस R2, R1 गोज टू R1 माइनस R2 भाई। ये 1 माइनस 1 कितना हो गया भाई, 0। बी स्क्वायर माइनस 1, ये क्या बन गया भाई, -1, और ये क्या बन गया भाई, 0। क्लियर भाई, सही है। अब कुछ नहीं करना भाई, आप लोगों ने सिंपल रो नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो इस डिटर्मिनेंट को। जैसे एक्सपेंड करोगे देखो, माइनस ऑफ -1 विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कट गया। यानी ये जो डिटर्मिनेंट बचा आपके पास, इस डिटर्मिनेंट का इटसेल्फ आंसर 1 आ गया, इस डिटर्मिनेंट का इटसेल्फ आंसर 1 आ गया। तो फाइनल आंसर ये आया जो हमने प्रूव करना था। दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 4। नोट डाउन करो भी क्वेश्चन नंबर 4 को, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली कई बार 4 नंबर में और कई बार 6 नंबर में भी, एनसीईआरटी में भी है, देखने को मिलता है पेपर के अंदर। हाँ जी, लिखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ क्वेश्चन। ये अब आप लोग करोगे, मैं यहाँ पे 2 मिनट रुकूंगा, उसके बाद चाहे आप वीडियो को पॉज कर लेना, पर कोशिश करना आप लोग इस प्रॉब्लम को करने किस तरीके से आप इसको डील करते हो। फिफ्थ प्रॉब्लम वही प्रूव है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालने आने चाहिए ना, इसलिए प्रूव जरूरी है। a प्लस 1 1 1 1, b प्लस 1 1 1 1, c प्लस 1 इक्वल्स टू किसके बराबर प्रूव करना भी, ए बी सी। प्रॉपर्टीज लगाना, ये ना सीधा बोल दोगे हो तो जाएगा, लंबा पड़ेगा। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों लिखने पड़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, करो भाई जरा इसको, क्या करते हो देखते हैं।
देखो भाई, करो करो फटाफट फटाफट फटाफट, इसके ऊपर ध्यान दे। आंसर में ए बी सी है, यानी कहीं ना कहीं से तो कॉमन निकला है, और कहीं ना कहीं 1/a 1/b और 1/c भी जनरेट हुआ है। तो कायदे से आपको किसी ना किसी तरीके से एबीसी को कॉमन निकालना है और 1/a 1/b और 1/c को जनरेट करना है। क्या कर सकते हो भाई इसमें आप? मैं क्या करता हूं, कोशिश करता हूं भी करने की, या तो कॉलम में से या रो में से फोर्सफुली एबीसी कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर फोर्सफुली एबीसी कॉमन निकालेंगे तो एक तो एबीसी कॉमन आ जाएगा, दूसरा 1/a 1/b और 1/c भी जनरेट हो जाएगा। रो 1 में से ए कॉमन निकालते हैं, रो 2 में से बी कॉमन निकालते हैं और रो 3 में से सी कॉमन निकालते हैं, यानी बाहर आया एबीसी, बचा क्या? ए तो था 1 प्लस 1/a, यहां क्या है अभी 1/b 1/c, ऊपर क्या है अभी 1/a 1 प्लस 1/b, यहां क्या बना 1/c, यहां क्या है अभी 1/a 1/b 1 प्लस 1/c, ये बना डिटरमिनेंट। अब तो भाई हिंट मिलना चाहिए, अब हिंट मिलना चाहिए भाई, फैक्टर दूसरा चाहिए, 1 प्लस a प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बना पड़ा है भाई, फैक्टर बना पड़ा है, फैक्टर आपके सामने देखिए देखिए, थोड़ा सा लिखिए, बना पड़ा है। मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिखूंगा, उसके बाद क्वेश्चन खत्म, फिर ये आप अपने आप करोगे। बना पड़ा है फैक्टर आपके सामने, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाओगे भाई? एबीसी तो आ ही गया, अगर एबीसी आ गया तो अब क्या ऑपरेशन लगाए? ऑपरेशन लगाओगे आप C1 goes to C1 प्लस C2 प्लस C3, हो जाएगा इससे काम, हो जाएगा भाई इससे काम। कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 ऐड कर दो, क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्या आएगा? 1 प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a, एडिशन ऐसे करनी है। एडिशन अगर ऐसे करनी है तो बोलो भाई कि यहां पे R1 goes to R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। अब ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/c, रो नंबर 1 में सारे का सारा जो दूसरा प्रूफ था वो निकल के आएगा, वो फैक्टर एज सच कॉमन। फिर यहाँ 1 1 1 बनेंगे, जैसे ही 1 1 1 बनेंगे 2 जीरोस बना देना, 2 जीरोस बना के डिटरमिनेंट बोल देना, उसका आंसर 1 आ जाएगा। दोनों फैक्टर, एक यहाँ से कॉमन एक यहाँ से कॉमन। नोट डाउन कीजिए भाई इस क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ भाई नोट डाउन करो इस प्रॉब्लम को, काफी अच्छा प्रॉब्लम था भाई, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। बढ़े भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थक तो नहीं गए? थकने नहीं चाहिए भाई किसी भी हाल में। मजा आ रहा है प्रूफ करने में? मजा आना चाहिए भाई प्रूफ करने में, ऐसा नहीं है कि थक जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कितने? 4 हो गए? 5 हो गए? 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if x is not equal to y not equal to z and x y z x square y square z square 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z cube equal to 0, find x into y
इंटू जेड, फाइंड एक्स इंटू वाई इंटू जेड, फाइंड कीजिए। दीजिए 2 मिनट, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट आपके सामने, और इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए, करिए भी फाइंड। करे भाई, देखो यहां से करो ब्रेक, 2 डिटर्मिनेंट में टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा भाई, जैसे एडिशन सिखाई थी प्रॉपर्टी में। अब रो में भी हो सकती थी, कॉलम में भी हो सकती थी। ये क्या बना, एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1, सही है, क्लियर, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, सही है भाई, क्लियर है। इस चीज को इरेज कर देते हैं। बस ध्यान देना, प्रॉब्लम में x इक्वल टू वाई, नॉट इक्वल टू वाई, नॉट इक्वल टू जेड है। 6 प्रॉब्लम है भाई, देखो कितना है अभी। अब यहां पे आप खुद सोचिए, यहां से x कॉमन, यहां से y कॉमन, यहां से z कॉमन, तो x y z यहां पे लीजिए कॉमन, x रो नंबर 1 में से कॉलम, y रो नंबर 2 में से, और z को रो नंबर 3 में से कॉमन। तो यहां क्या बचा, 1 x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर, सही है। क्या दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, टर्म सेम है, इनको एक जैसे बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए यहां, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दें। फिर 1 1 1 यहां पे आएगा, एक्स वाई जेड यहां पे आएगा, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दें। तो दैट मींस दोनों डिटर्मिनेंट सेम ही है, क्योंकि 2 बार कॉलम इंटरचेंज करने पड़ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यानी इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं कॉमन निकालूं, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इस डिटर्मिनेंट को जैसे मैंने कॉमन निकाला, अभी यहां तो आया 1, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट सारा कॉमन आ गया, प्लस यहां क्या आएगा अभी, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम में क्या गिवन है, प्रॉब्लम में गिवन है कि x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z है। अगर x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है स्टैंडर्ड, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये तीनों तो अनइक्वल है। अगर ये तीनों अनइक्वल है, तो ये तो आपके जीरो नहीं हो सकते, ये तो हो गया नॉन जीरो, बट इसके प्रोडक्ट ने जीरो होना, तो इसको क्या होना पड़ेगा अभी, जीरो। अगर ये जीरो होगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई हुई, -1। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आई गई, -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 x square 1 x equal to 3, then find the value of this determinant, find the value of this determinant। देखिए भाई, कोशिश करिए थोड़ा सोचने की। आपको ये लग रहा होगा कि पहले डिटर्मिनेंट में से सबसे पहले आप क्या करोगे कि x निकाल लेते हैं भाई, कि डिटर्मिनेंट में से अगर हम x की कैलकुलेशन कर लें किसी तरीके से, सही है, वैसे ये तो आसानी से निकल जाएगा, a b c b c a c a b, a b c b c a c a b c, आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विद नेगेटिव साइन इस डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है भाई कि x निकलेगा कि नहीं, फिर यहाँ पे x की वैल्यू डाल देंगे। एक तो तरीका ये है, वो तरीका निकाल के देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं अभी इस यहाँ पे लगा दो abc की वैल्यू क्या होती है, माइनस टाइम्स, ये मेरा अगर a है
ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये सी है, ये ए है और ये बी है। सही है। तो माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आया भाई आंसर? ये आया भाई x की पावर 6 माइनस 2x क्यूब माइनस 1। सही है। माइनस 1 प्लस 1 ही ले लो, इक्वल टू कर दो माइनस 3 और इसको आप कर दो प्लस 4 इक्वल टू 0। या तो क्वाड्रेटिक पे इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब में क्वाड्रेटिक है, एक्स क्यूब में अगर क्वाड्रेटिक है तो एक्स क्यूब का आंसर क्या आ गया? 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया। ये तो भाई कॉम्प्लेक्स हो गया, यहां पे वैल्यू नेगेटिव आ गई। 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 जो आना ही था, कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि एक्स रियल रहे। सही है भाई, आप बिल्कुल सही हो कि पहली बार आपके दिमाग में यही माइंड में आया था। पहली बार जब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो मैंने भी इसी के तरीके से किया था। इस प्रॉब्लम में ऐसा करने की बजाय एक्स की वैल्यू नहीं निकल रही, तो फिर इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए? या तो इसको किसी तरीके से इसमें डिड्यूस किया जाए। अगर डिड्यूस करेंगे तो एक्स क्यूब की टर्म है नहीं। सही है कि नहीं भाई? कैसे इस चीज को देखा जाए, कैसे इसको फॉलो करें, या कोई और प्रॉपर्टी का किसी तरीके से यूज हो जाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए अपना। अगर ये आंसर 3 है, मैं आपको हिंट देता हूं कि इसका जो आंसर है वो 9 आएगा। 9 आएगा। तो आप ये सोचिए अब कि ये 9 आंसर कैसे आएगा। ये आंसर आपका 9 आएगा भाई, 9। ये आंसर आपका 9 आएगा। ये अगर 3 है, ये 9 आएगा। अगर मैं कहता ये 5 है, ये 25 आता, ये 10 है, ये 100 आता, स्क्वायर आना। तो क्या रिलेशन हो सकता है इस और इस डिटर्मिनेंट के बीच में? अब भाई 3 क्रॉस 3 में अगर डिटर्मिनेंट a होता था तो किसका आंसर a स्क्वायर आता था? बोलिए भाई, किसका आंसर a स्क्वायर आता था? कौन से डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास a स्क्वायर आता था? a स्क्वायर किसका आंसर था भाई? a स्क्वायर हमारे पास आंसर था भाई किस चीज का? उसके कोफैक्टर से बनने वाले डिटर्मिनेंट का। आप यहां पे ये चेक करो, आप यहां पे ये चेक करो भी, मैं मार्कर ले लूं। आप यहां पे ये चेक करो कि ये जो डिटर्मिनेंट नीचे लिखा हुआ है, क्या उसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है? इस 1 का कोफैक्टर क्या आ गया भाई? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 1। क्या ये कोफैक्टर है? इस x का कोफैक्टर क्या आ गया भाई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोफैक्टर है। ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसके कोफैक्टर से बना हुआ है, ये इसके कोफैक्टर से बना हुआ है। अगर ये डिटर्मिनेंट इसके कोफैक्टर से बना है तो सिंपल हो गया कि अगर इसका आंसर 3 है तो भाई इसका आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। सही है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। आप इस चीज को नोट डाउन कर लो। लिखो भाई, if नोट डाउन करो भाई, fx is equal to, if fx is equal to x square kx plus 4 abc, थोड़ा सा मैं बना लूं, kx plus 4 kx x square kx plus 4, फिर यहां पे क्या आएगा भाई? x square और kx। if fx is equal to this, if fx is equal to this, find the range of k for which
find the range of k for which fx is positive for all values of x belongs to real number. For which fx is positive for all values of x belongs to real number. इतने पार्ट को सॉल्व कीजिए. Find the range of k for which fx is positive for all values of x belongs to real numbers. Belongs to real numbers. हाँ जी. अब fx इसको मैं नोटेट कर रहा हूं. पहले तो fx कैलकुलेट करें. fx अगर कैलकुलेट करना है अभी, fx अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो आप ये कंसीडर करो, ये साइक्लिक लग रहा है, ये a b c b c a c a b, सही है. इसका आंसर क्या होता है अभी? माइनस टाइम्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. इसको फर्दर फैक्टराइज कर दो. फर्दर फैक्टराइज करेंगे माइनस टाइम्स a प्लस b प्लस c इनटू इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस b होल स्क्वायर b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर 5. हाँ जी, क्लियर. तो यहां पे देखो, अगर इस टर्म को ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव होना है तो उसका आंसर इसके ऊपर तो डिपेंडेंट है ही नहीं. उसका आंसर इसके ऊपर तो डिपेंडेंट है ही नहीं. क्यों भाई? क्योंकि ये टर्म तो होल स्क्वायर से बनी हुई है, ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है इस टर्म के ऊपर. यानी इतने पार्ट को पॉजिटिव होना पड़ेगा हर बार. अगर इतना पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी इसको क्या होना पड़ेगा भी हर बार? नेगेटिव होना पड़ेगा. तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा भी? लेस देन 0. a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0. अगर ये लेस देन 0 होगा तो बनेगा क्या भी? देखो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को लेस देन 0 होना पड़ेगा. और अगर ये a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 हो गया तो a कितना भी? x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 ऑलवेज लेस देन 0, यानी x स्क्वायर प्लस 2kx 4 प्लस 4 ऑलवेज लेस देन 0. ये इनइक्वालिटी निकल के आती है. अब क्या ऐसा पॉसिबल है? दिस इक्वालिटी हमें k की वो वैल्यूज निकालनी है ताकि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कारण ये एक x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 एक पैराबोल है जो कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोल है. क्यों ओपनिंग अपवर्ड पैराबोल है? क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है. और ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हर वैल्यू ऑफ x के लिए नेगेटिव हो जाए. ये कहीं ना कहीं तो x एक्सिस के ऊपर क्रॉस करेगा ही करेगा. तो इसका मतलब यहां पे k बिलोंग्स टू 5. k की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है प्रॉब्लम में ताकि हमारा आंसर ऑलवेज लेस देन 0 बन जाए. हाँ, इतने पार्ट को आप प्रैक्टिस करोगे. सही है भाई? क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम और लिखे. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. गिवन दैट fx is equal to 1 1 1 x square 2x 4x cube 5x की पावर 5. Given that fx is equal to this and that is equal to
a x to the power 7 plus b x to the power 6 plus c x to the power 4 plus d x to the power 3 plus ex square plus f into x plus g। ये एक पॉलिनोमियल है, 7th डिग्री का कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ g, फाइंड द वैल्यू ऑफ g। कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में कितनी आएगी, ये वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब एक कांस्टेंट टर्म कैलकुलेट करने के लिए इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कैलकुलेट करने के लिए इस पॉलिनोमियल में आपने ये नहीं है कि इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे फिर आप इससे कंपेयर करोगे, नहीं भाई। टू कैलकुलेट द कांस्टेंट टर्म इन दिस डिटरमिनेंट ऑलवेज पुट x equal to 0 on the both sides, put x equal to 0। जैसे ही आप x equal to 0 सब्स्टिट्यूट करोगे इधर क्या आएगा, 0, a खत्म, 0 0 0 0 0। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा भी, सिर्फ राइट हैंड साइड में क्या बचेगा g, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1 1 1, x को 0 0 0 0 0 0 0। और ये तो आपको पता ही है डिटरमिनेंट सारे दो वैल्यूज 0, तो ये कितना आ गया 0। यानी इस टाइप के फंक्शन में आपकी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है ही नहीं, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। क्लियर भाई, इतना पार्ट क्लियर हुआ, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस हो गई भाई, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स हो गए। अब एक चीज थोड़ी सी और बता दूं बस आज के लेक्चर में, दो टर्म से आप सिमिलर रहो। यहां पे आपसे क्या आएगा, सिंगुलर, कई बार आपको मिलेगा प्रॉब्लम में, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलेंगे और किस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। वो कहेगा कि एक मैट्रिक्स दे देगा 3x3 या 4x4, कहेगा कि इस मैट्रिक्स ये सिंगुलर है, बीच में कोई ना कोई आपका वो अननोन कांस्टेंट डाल देगा, वो कैलकुलेट करें। वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, दे आर कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, दे आर कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स आपको सिंगुलर बोल रहा है इट मींस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। कोई भी मैट्रिक्स आपको नॉन सिंगुलर बोल रहा है इट मींस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल एज दैट, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। इतना ही मैंने आपको बताना था। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले वैसे मैं अगले लेक्चर में डिटरमिनेंट्स के बारे में और बातें करूंगा और डिटरमिनेंट्स का टॉपिक लूंगा। एडजॉइंट इनवर्स तो ऑब्वियसली पढ़ा ही है मैट्रिक्स का, पर नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप क्या करोगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज क्लासरूम असाइनमेंट में से ऑगमा में से करवा दिए आपको। अब क्लासरूम असाइनमेंट में जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो बच गई वो डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में, डिटरमिनेंट का टॉपिक है और डिटरमिनेंट का टॉपिक है होम असाइनमेंट में। वो दोनों टॉपिक्स आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे बुकलेट में से। डाउट्स भी आएंगे काफी, नो प्रॉब्लम, डाउट्स लेंगे आपके, फिर देखते हैं। डाउट्स भी यहाँ पे काफी आएंगे, बट उससे पहले आपको यहाँ पे इस लेक्चर के बाद काफी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है अपने आप से। डिटरमिनेंट स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके आएगा, उसके बाद वंस यू गेट प्रैक्टिस, सबसे पहले मैंने कहा था एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी देन ओगमा, जो मैंने आपको बोला है। पहले एनसीईआरटी फिर ओगमा, दो मैंने आपको कहा है। एनसीईआरटी करने के बाद ओगमा थोड़ी सी आपको होने लग जाएगी, डायरेक्ट ओगमा पे जंप मत करना। तो 100% यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस लेक्चर के बाद मेहनत करो, डिटरमिनेंट सॉल्व करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।